बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। मैं अपनी इस वीडियो में आपको स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया जाने के बारे में बताऊंगा। तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब मैं आपको स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया कैसे जाते हैं उसका तरीका बताऊंगा, जिससे आपके वक्त की भी बचत हो जाएगी और आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। सबसे पहले आपको एक अच्छे एजेंट की ज़रूरत है जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया जा सकें, क्योंकि एक अच्छा एजेंट ढूंढने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसके लिए आपको काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो हर शहर में मौजूद होते हैं। तो जिसकी सरफहरिस्त अगर सबसे पहले किसी से केस करवाया था तो वो आसपास की था। ठीक है, अगर आप एक एजेंट ढूंढ लेते हैं तो उसकी जो सी है कुछ कास्ट होती है, क्योंकि वो कभी कभी आपसे 50,000 भी ले लेते हैं, 25,000 भी ले लेते हैं, जहाँ पे वो कंसल्टेंट आपसे राज़ी हो जाए। इसके लिए बेटर भी यही है कि आप उसे फ़ौरन पैसे बिल्कुल नहीं दें। उसे कहें कि भाई आप पहले मेरा ऑफ़र लेटर मंगवाएं यूनिवर्सिटी से, फिर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर वो बहुत ज़्यादा इसरार करे भी तो आप उसे 5,000 रुपया एडवांस दे दें। ठीक है, और साथ में उसे फॉलो अप भी आपने करते रहना है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स भी देती हैं, और जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको बहुत कम फीस आती है आपकी। जैसे और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ये आपने अपने एजेंट के साथ बात करनी है कि भाई मुझे आपने उस यूनिवर्सिटी में भेजना है जो कि सेमी गवर्नमेंट हो। अगर सेमी गवर्नमेंट ना भी हो तो उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको एम्बेसी एक्सेप्ट भी करती हो, और उसकी फ़ीस भी कम होनी चाहिए और साथ में स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। अगर आप सिडनी जा रहे हैं, उसकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वोलंगोंग, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इस तरह एक दो यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं जो स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती हैं और कम पैसों में आपको ऑफ़र लेटर देती हैं, यानी कि सेमेस्टर फ़ीस उसकी कम होती है। ठीक है, दूसरी बात यह, अगर आप विक्टोरिया में जाते हैं, जैसे मेलबर्न हो गया, उसकी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें और उनकी सेमेस्टर फ़ीस देख लें। जिसकी सेमेस्टर फ़ीस कम आती हो, जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाएं। आपने कंसल्टेंट से भी यही बात करनी है कि भाई मेरी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाओ। ठीक है, डिज़ायर यूनिवर्सिटी अपनी भी बतानी है, क्योंकि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आपको उसके मतलब कुछ इल्म भी होना चाहिए। ये ना आप बिल्कुल लेमैन हो, आपको कुछ भी नहीं पता हो, आपको ऑफर लेटर मंगवा के दे दिया, आप कहें ठीक है भाई बड़ी अच्छी कास्ट आ गई है, बड़ी अच्छा ऑफर लेटर आ गया, बहुत मुझे फ़ायदा हो गया है जी, मुझे डिस्काउंट भी थोड़ा सा मिल गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं जिस पे डिस्काउंट मिले उसका ऑफर लेटर पे फ़ीस भी कम आए। आप ये अपने ये भी देखना है कि जिसकी फ़ीस कम हो और डिस्काउंट भी मिले, आपने खुद से भी उसे बताना है। ठीक है नाजरीन, ऑफर लेटर दो तरह के होते हैं, एक कंडीशनल ऑफर लेटर और एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर। सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको कंडीशनल ऑफर लेटर भेजेगी। इस कंडीशनल ऑफर लेटर को हासिल करने के लिए आपको एजेंट को कुछ चीज़ें देने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको आपकी डिग्री देने की ज़रूरत होती है। अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो आपको 12वीं की डिग्री देने की ज़रूरत होती है, FSC की, मेडिकल हो चाहे ICS हो, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं। और आपको डिग्रीज अटेस्टेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। कुछ कंट्रीज़ में ज़रूरत होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई ज़रूरत नहीं होती डिग्रीज़ को अटेस्टेशन करवाने की। ठीक है, अगर आप मास्टर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास 4 ईयर का बैचलर होना चाहिए किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी लेवल 1 की होनी चाहिए या लेवल 2 की होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने अपनी डिग्री सारी इकट्ठी करके आप अपने कंसल्टेंट को दे देंगे तो उसके बाद वो आपका प्रोसेस शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक और चीज़ की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद अब आपको एक और चीज़ की भी ज़रूरत होगी। वो चीज़ ये है कि आपने अपने एजेंट को आइट्स भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, आइट्स हो जाए या PTE हो जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ना एक और भी टेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है जिसका नाम PTE है। क्योंकि आइल्ट्स जो है ना हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेबल है, हर यूनिवर्सिटी के लिए एक्सेप्टेबल है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन आपने स्पेसिफिकली अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो उसके लिए PTE भी एक्सेप्टेबल होगा। मैंने आइल्ट्स भी किया हुआ है, मैंने PTE भी किया हुआ है। ठीक है, आइल्ट्स में
अच्छे नंबर आ जाते हैं अगर बंदा मेहनत करे। लेकिन उतनी ही मेहनत अगर बंदा पीटीई में करे तो उससे अच्छे नंबर बंदा ले जाता है। ठीक है, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, अगर आपके नंबर कम आए हैं तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपका कंडीशनल ऑफर लेटर तो आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी वजह से आपको एक ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको एलिकास लगा देंगे। वो एलिकास इस वजह से वो लगाएंगे कि आपके आइट्स में नंबर कम थे या पीटीई में नंबर कम थे। वो एलिकास ये होता है कि एक इंग्लिश कोर्स होता है, वो भी आपको उधर जाके करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऑफर लेटर के साथ आपको वो भी लग के आ जाएगा। आप बेहतर ये है कि अगर आपने आइट्स करना है या पीटी करना है तो आप पूरी मेहनत करें पीटी में, आइट्स में, ताकि आपको एलिकास ना ही लग के आए, क्योंकि एलिकास की कम से कम फीस 2 से 3 लाख के दरमियान होती है। इससे बेहतर ये है कि बंदा आइट्स ही कर ले। आइट्स की फीस ज़्यादा से ज़्यादा आजकल 40,000 चल रही है। अगर एक में नहीं भी है तो दूसरी अटेम्प्ट में क्लियर कर लें या पीटी दूसरी अटेम्प्ट में क्लियर कर लें। लेकिन मोस्टली बच्चे आजकल पीटी ही कर रहे हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, जिसे आप कंडीशनल ऑफर लेटर कहते हैं, आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देती है, आपके एजेंट को भेजती है। फिर आपका एजेंट आपको बताता है कि आपका ऑफर लेटर आ चुका हुआ है, अब आप हमें मदरजा झेल चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके बाद फिर वो आपको बताता है कि ये चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपकी जीटीई असेसमेंट होती है, जेन्युइन टेम्पोरेरी एंट्रेंस। ये असेसमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसके बगैर आपका ऑफर लेटर अनकंडीशनल नहीं होता। ठीक है, उसमें अब आपको दोबारा डिग्रीज प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है अपने एजेंट को दोबारा, और इसके बाद आपको दोबारा पीटी देना होता है या फिर आइट्स का रिजल्ट देना होता है। उसके बाद अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जीटीई में ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल से मुराद ये है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो उनको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि भाई आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, आपके पास इतनी इनकम मौजूद है कि आप उधर जाके सर्वाइव कर सकें, आपके पास इतने प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, कुछ ऐसी चीज़ मौजूद है जिससे हमें भी श्योरिटी हो सके कि आप उधर जाके पढ़ेंगे, आप वापस नहीं आएंगे या कभी स्किप नहीं हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल्स बनवाने की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल से ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, हर इंसान के पास जाहिर है जिसने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, इतना कैपेबल तो होता है, इतना तो रिच तो होता है कि उसके पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं भी मौजूद हैं, ठीक है, उसका भी मैं आपको तरीका अगली वीडियो में बताऊंगा। अगली बात नाजरीन, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर मंगवाने के लिए। बैंक स्टेटमेंट का जो क्राइटेरिया है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ वाले अक्सर कात बैंक वालों से कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं होगी तो आपका ऑफर लेटर बिल्कुल नहीं आएगा और आपको बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लग सकती हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट जो सी है कम अज़ कम जो सी है वो 60 लाख तक होनी चाहिए, क्योंकि आज का डॉलर का रेट भी 178-80 के दरमियान चल रहा है और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट भी 130 के दरमियान चल रहा है। तो इसलिए आपको तकरीबन 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट रखने की ज़रूरत होती है, और ये उतनी देरी रखनी होती है जब तक आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर नहीं आ जाता। इसके लिए तकरीबन आपको 1 मंथ रिक्वायर होता है, क्योंकि जीटी असेसमेंट के लिए यूनिवर्सिटीज़ वाले जो हैं वो कम से कम 1 मंथ लेते हैं। उनका क्राइटेरिया तकरीबन विद इन 1 मंथ होता है। अगली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपकी एसओपी होती है, जिसकी बुनियाद पे आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू होता है। एसओपी से मुराद ये होती है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने अपना सारी क्वालिफिकेशंस, आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हैं, आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, आप स्पेसिफिक शहर में क्यों जाना चाहते हैं, वीज़ा क्लासेस, वीज़ा सब क्लासेस, इसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको एसओपी में लिखने की ज़रूरत होती है। आपको मैं अपनी एक और वीडियो में एसओपी लिखने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं जनरल तरीके से बता रहा हूँ कि अनकंडीशनल ऑफर लेटर कैसे मंगवाते हैं। आखिर वाली बात, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की कापीज़ होनी चाहिए, वो भी आपने अपने एजेंट को प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट पेज आपने पासपोर्ट का वो भी प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर आपके साइन होते हैं। ठीक है, एक तो आपकी वो पासपोर्ट होता है जिसके ऊपर आपकी तस्वीर होती है, और एक फर्स्ट पेज होता है जिसके ऊपर आपके साइन होते हैं। वो आपने दोनों
स्कैन कापीज़ आपने अपने एजेंट को वो भी प्रोवाइड करनी है, अपना आईडी कार्ड भी आपने प्रोवाइड करना है, उसकी स्कैन कापी भी अपने एजेंट को देनी है। इसके बाद आपने एक और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका FRC। FRC कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बुनियाद पर ही पता चलेगा कि आया कि आप इसी स्पेसिफिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपकी फैमिली का सारा डाटा मौजूद होता है। आपके वालिद का नाम क्या है, आपकी वालदा का नाम क्या है, आपके बहन भाई कितने हैं, वो उनको देने की बड़ी ज़रूरत होती है। लिहाजा FRC भी अपने अनकंडीशनल ऑफर लेटर मंगवाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा जब आपको आप सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस GT असेसमेंट शुरू हो जाती है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें तकरीबन 15 दिन भी लग सकते हैं, इसमें तकरीबन 1 महीना भी लग सकता है, इसमें तकरीबन 2 माह भी लग सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया चेंज होता रहता है। आपने इस दौरान अपने एजेंट से ये भी कहना है कि भाई मैंने अब सब कुछ प्रोवाइड कर दिया हुआ है, अब आपने मुझे डिस्काउंट भी लेके देना होता है। ये बड़ी ट्रिकी बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो अच्छा एजेंट होता है उनके ताल्लुकात होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो इस बुनियाद के ऊपर आपको स्कॉलरशिप भी ले देता होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के जिस एजेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी भी उनकी बात थोड़ी सी मानती है। उनके सारे ये यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स सारे कराची में बैठे हुए हैं, कुछ लाहौर में बैठे हुए हैं, सारे मुस्लिम्स ही होते हैं। इनके डायरेक्ट तल्लुकात के जो से हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्ट होते हैं। इसके बाद जब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर इशू होता है उसके ऊपर आपकी सारी फीस मेंशन होती है, कितनी आपकी फ़ीस आई हुई है, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, वेदर टोटल फ़ीस कितनी होगी, सेमेस्टर फ़ीस कितनी होगी, आपके सारे हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है। आपका कौन सा कोर्स है, कितनी देर का कोर्स है, हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है। उसके बाद नाजरीन आपने प्रोसेस आसान शुरू हो जाता है। आपने सिर्फ अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के लिए आपको 2-3 तरीके हैं, जिसमें सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू पे कर दें या फिर मनीग्राम के थ्रू पे कर दें अपनी फ़ीस, क्योंकि ये सारे सिक्योर मेथड हैं फ़ीस पेमेंट करने के बाहर के यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप वेस्टर्न यूनियन तो आजकल हर जगह ही मौजूद होती है। वेस्टर्न यूनियन के थ्रू फ़ीस पे करेंगे, फ़ीस पे करने के बाद वो आपको एक रिसीट दे देंगे। आपने रिसीट जो सी है वो एक उसकी एक पिक्चर लेके उसके स्कैन करा के आपने यूनिवर्सिटीज़ को मेल कर देनी है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया हुआ है। फिर उसके 1 हफ्ते बाद तकरीबन 10 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपको वो एक COE इशू करेंगे। COE किसे कहते हैं? COE आपकी कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट है। इससे मुराद ये है कि अब आपका एडमिशन हो चुका हुआ है, आपने फ़ीस पे कर दी हुई है, आपकी इनरोलमेंट हो चुकी हुई है। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है, अब आपने वीज़ा कैसे लेना है। वीज़ा लेने का तरीका अब आपको मैं बताता हूँ। नाजरीन, वीज़ा फाइल करने का तरीका अब आपको मैं बताता हूँ तरतीब बाय तरतीब। सबसे पहले आपने वही प्रोसेस दोबारा शुरू करना है। आपने अपनी डिग्रीज की स्कैन कापीज करवानी है, प्लस PTE की स्कैन कापी लेनी है या फिर आइट्स की स्कैन कापी लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने फाइनेंशियल्स आपने साथ करने कंपाइल करने हैं, फाइनेंशियल जिसमें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। इसके साथ आपने बैंक स्टेटमेंट को भी अटैच करना है। बैंक स्टेटमेंट आपकी अगर अपनी हो जाए तो वेल एंड गुड है, अगर आपकी अपनी ना भी हो तो ब्लड रिलेशन आपके साथ चल सकता है। ब्लड रिलेशन में कौन आ जाता है? जैसे वालिद, वालदा, भाई, बहन, आप उनकी भी बैंक स्टेटमेंट अपने साथ अटैच करवा सकते हैं। उसकी बुनियाद पर भी आपका वीज़ा लग जाएगा, क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेशन में आ जाता है। उसके बाद आपने अपनी SOP भी बनानी है, जो वीज़ा फाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, और SOP की बुनियाद पर ही ज़्यादातर वीज़े लगते हैं। SOP आपकी जितनी अच्छी होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, जितने आपने अच्छे तरीके से लिखी होगी या बाई हैंड लिखी होगी, उसकी बुनियाद पर ही आपका वीज़ा लगेगा। और इसके साथ आप अगली बात ये, आपने FRC को भी दोबारा अटैच करना है, अपना ID कार्ड को भी अटैच करना है। आपने ID कार्ड पाकिस्तान में उर्दू में लिखा होता है या फिर थोड़ी सी इंग्लिश भी उसमें मौजूद होती है, आपने उसकी ट्रांसलेशन करवानी है ID कार्ड की। ठीक है, ID कार्ड की ट्रांसलेशन आपने इंग्लिश में करवानी है, वो आपका एजेंट ही आपके साथ करेगा। ठीक है,
उसके साथ अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो सी थी, अगर आपने अपने ब्लड रिलेशन की लगानी है तो उसका आईडी कार्ड भी लगेगा, बैंक स्टेटमेंट के साथ उसका आईडी कार्ड भी लगेगा। अगली बात, अब आपने पासपोर्ट की टोटल जितने भी पेजेस हैं एक से लेके एंड तक आपने सबको स्कैन करवाना है, क्योंकि ये टोटल पासपोर्ट उनको चाहिए होता है। ये इसलिए उनको चाहिए होता है तो उन्होंने चेक करना होता है कि आपका कोई पहले वीज़ा तो नहीं लगा हुआ, इसलिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आपने अपनी एक फ़ोटो लेनी है जो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए और साथ में वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके बाद आपने अब अपना पोलियो कार्ड भी लेना है। पोलियो कार्ड आप अपने DHQ से ले सकते हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर से, जो जिस ज़िले में आपका जो ज़िला आपको लगता है वहाँ डिविजनल हेडक्वार्टर होता है आपका, वहाँ से आपको पोलियो सर्टिफिकेट आसानी से मिल जाएगा। पोलियो सर्टिफिकेट के सूट का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में, अभी आपको मैं सब कुछ जनरल तरीके से बता रहा हूँ। आगे अब आपने वीज़ा फाइल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ एक और भी है, कुछ और भी हैं, मैं आपको बताई जाता हूँ। आपने अपना मेडिकल करवाना है और साथ में बायोमेट्रिक करवानी है। मेडिकल करवाने के लिए सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो आपका एजेंट ही आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा, और बायोमेट्रिक करवाने के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो भी आपका एजेंट ही आपको अपॉइंटमेंट लेके देगा। इसकी कुछ फीसिस होती हैं, आपने पे करके अपना मेडिकल और बायोमेट्रिक करवा लेना है। ये बायोमेट्रिक और मेडिकल जो है वो ऑटोमेटिकली उनके पास, वीज़ा ऑफिसर्स के पास, एम्बेसी के पास आपका सबमिट हो जाएगा, इसकी रिपोर्ट आपको नहीं मिलती। उसके बाद आपने वीज़ा फीस का अरेंज करना होता है, और सबसे एंड पे जो आपको COE रिसीव हुई है, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको वीज़ा फाइल करने के लिए ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें आपने कंपाइल करके अपने एजेंट को देनी है। आपका एजेंट आपका वीज़ा प्रोसेस कर देगा, आपका वीज़ा फाइल कर देगा। आपका वीज़ा IMI अकाउंट पे, जो ऑस्ट्रेलिया का अपना ऑफिशियल अकाउंट है IMI अकाउंट, उसके ऊपर आपका वीज़ा अपलोड कर देगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके हर चीज़ जो आपने उसे प्रोवाइड की होगी, आपकी हर चीज़ वो अपलोड कर देगा। तो फिर उसके बाद आपको आपका वीज़ा रिसीव हो जाएगा। वीज़ा रिसीव कम से कम 7 दिन के दरमियान, 7 दिन तक होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 6 माह लग सकते हैं, 7 माह लग सकते हैं। ये आप DHA, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। पहले उन्होंने 90 दिन का रखा हुआ था, अब उन्होंने 6 माह कर दिया हुआ है। ये उनकी पॉलिसीज़ गा बगा चेंज होती रहती हैं, लेकिन कम से कम जो वीज़ा आने का टाइम है वो 7 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर आ जाता होता है आपका वीज़ा। तो देखते रहिए इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।